अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की सियासत के मैदान में आज हर बॉल पे कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है। कभी किसी बॉल पे कोई रन आउट होता हुआ नजर आ रहा है तो कोई हिट विकेट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सियासत के पूरे खेल में यहां कुछ भी कहना इस वक्त कबल वक्त है। कल जिस अंदाज से बड़ी पेशरफ्त हुई सियासत के हवाले से और यह देखा गया कि वसीम अकरम प्लस यानी कि उस्मान बुज़दार साहब की विकेट उड़ा दी गई और उसकी जगह चौधरी परवेज इलाही साहब को सीएम पंजाब का कलमदान सौंप दिया गया। इस खबर के आते ही ऑपोजिशन समेत मुख्तलिफ हलकों में कुछ कोहराम सा मचा, कुछ सियासी जो इश्यूज हैं उसके ऊपर मामला तेजी से आगे बढ़ने लगे। अब सूरत हाल यह है कि ऑपोजिशन एक जानिब हुकूमत के अपने इत्तेहादियों को जो जोड़ तोड़ करने की कोशिशों में लगी हुई थी, उन कोशिशों में कुछ हद तक कामयाब और कुछ हद तक नाकाम होती हुई नजर आ रही है। इस तमाम तर खेल में जो किरदार रहा मुस्लिम लीग काफ का, वो अब तक के लिहाज से बहुत अहम है और यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग काफ अपनी वजारत आला के लिए अब कुछ बड़े फैसले कर सकती है और कुछ लोगों को इस वक्त हुकूमत के साथ लाने में अपना किरदार अदा कर सकती है। क्या यह कहना दुरुस्त होगा कि इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान ने जो कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान एक खत दिखाया, कुछ आलमी साजिशों का, कुछ आलमी कुव्वतों का तस्करा किया, उसके लिए उसको नाकाम बनाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का ओहदा था वो मुस्लिम लीग काफ के हवाले कर दिया। यह बात तो यकीनी है कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का ओहदा दिया गया वो ज्यादा दिल जमई से और खुशी से नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब का ओहदा किसी और पार्टी के सदर या किसी भी शख्स को देना यह बहुत ही मुश्किल फैसला होगा। इसी हवाले से आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब असद उमर और फवाद चौधरी साहब की जानिब से। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी आपको सुनाते हैं और फिर हम आपको ले चलते हैं, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर तजियाकार, उनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले ये कुछ मनाजर देखें। सिंध पंजाब से जो काफिले आ रहे थे जो मोटरवे के ऊपर ही फंस गए और वो भी यहां तक नहीं पहुंच सके, तो उस दिन वाकई में नजर आया कि पूरी कौम जो है वो कप्तान की कॉल के ऊपर अपने कप्तान को के साथ खड़ी हुई है। तो मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कौम का। और उन्होंने कहा कि उससे जाहिर है, साफ नजर आता है कि कोई बैनुल अक़वामी बैरूनी हाथ भी शामिल हैं ये जो अदम एतमाद की तहरीक हो रही है। और उसके बाद लोगों ने बड़े सवालात पूछे कि जी नहीं है, नहीं वो है तो दिखाएं। तो ये खास तौर पे कुछ बातें उसी सिलसिले में मैं आज आपके सामने रखूंगा और ज़रा मैं आपको समझाऊंगा कि उसके अंदर क्या है, उस मरासले के अंदर उसका कौन से किरदार हैं बाहर बैठे हुए जो इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात के ऊपर आ जाएं जो वो कह रहे हैं कि जी वो आके खत हमें क्यों नहीं दे देते, हमारे सामने क्यों नहीं रख देते। देखिए, ये जो है कौमी राज जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं और इसलिए बड़े वाज़े कवानीन भी इसके लिए लिखे गए हैं कि कौन किसके साथ ये शेयर किए जा सकते हैं, किसके साथ नहीं किए जा सकते। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज ये ज़रूर मुझे कहा है कि क्योंकि ज़ाहिर है वो हकीकत है और मैं खुद उसको देख चुका हूँ, मैं खुद उसकी गवाही दे सकता हूँ कि वो हकीकत है। अगर किसी को कोई शक है तो उनके जहन में एक ये भी ख्याल आया है कि हम ये तैयार हैं, यानी वज़ीर आज़म तैयार हैं कि अगर चाहें तो वो सोच रहे थे कि किसके साथ हम ये शेयर करें, किसको दिखाया जाए तो जिसके ऊपर कौम को एतबार होगा। तो एक जहन में उनको ये आया कि अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखा दें, जाहिर है एक आला तरीन मनसब है इंसाफ का पाकिस्तान के अंदर और वो भी एक बहुत बड़ी एक कुर्सी है, एक बहुत बड़ा ओहदा है जिसकी साख है इस मुल्क। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी ज़ाती तौर पर भी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बहुत काबिल एहतराम और लोग इज्जत की निगाह से उनको देखते हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये आज मैं कौम के सामने उनके बिहाफ पर ये ऐलान ज़रूर करूं कि अगर इसकी ज़रूरत हो और इससे लोगों की तसल्ली होती है कि वाकई में कि इससे तस्दीक की जा सकती है, तो कम से कम वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। अब ज़रा सा मोटा मोटा जाहिर है कि इजाज़त नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खुल के बात कर सकूं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोहरा दें कि उस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसकी वो हिस्सा जो अदम एतमाद से जुड़ता है उसकी सबसे अहम बातें क्या हैं। इसके अंदर
सबसे पहली बात जो बहुत काबिल जिक्र है और बड़ी गौर तलब है वो ये है कि ये मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है। अभी अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हुई थी और उससे पहले ये मुरासला आया है। तो ये बड़ी एक गौर तलब बात है कि ये ऐसा नहीं हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक हुई तो उसके बाद ये मुरासला भेजा गया। और ये अहम इसलिए है कि इस मुरासले के अंदर बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। तो कोई इबाम नहीं है उसके अंदर, उसकी तहरीर के अंदर, कि किस चीज की बात की जा रही है। और ये दोबारा मैं दोहरा दूं कौम के लिए कि ये लिखा जा रहा है मुरासला अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले, और उसके अंदर जिक्र हो रहा है, बड़ा वाज़े जिक्र हो रहा है इस बात का कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। और उससे भी ज्यादा अहम, उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। जिस धमकी की बात की वजीर आजम ने वो बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक से जोड़कर वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम के मनसब पर बैठने से बराह रास्त जुड़ा हुआ ये मुरासला है जो भेजा गया। तो आपने देखी मौजूदा सूरत हाल, और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए अब हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब मीर असलम रिंद साहब। जरा इनसे जानते हैं कि आज ये मौजूदा सियासी मंजरनामा क्या बता रहा है। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मीर साहब, कल से लेकर आज तक कुछ बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। एक तरफ बलूचिस्तान की हुकूमत की इत्तेहादी जमातें थीं जिन्होंने राहें जुदा कर दी, लेकिन अब जो सेंट्रल की जमातें थीं उसने एक तरफ फिर से हुकूमत की तरफ झुकाव का ऐलान कर दिया। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब आवाज आ रही है आपको हमारी? जी कट के आ रही है थोड़ी। मीर साहब को अगर हम कॉल बैक कर सकें, मेरे ख्याल से आवाज का मसला है। हेलो जी मीर साहब आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। अच्छा मीर साहब ये बताइएगा कि कल से लेकर आज तक कुछ बड़ी पेशरफ्त हुई। बलूचिस्तान की हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने इस वक्त हुकूमत से अलहदगी के साथ ऑपोजिशन की तरफ जाने का फैसला किया, जबकि सेंट्रल की जो मरकज की जो सियासी जमातें थी उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद को तरजीह दी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी जैसे आपको पता है कि आजकल बलूचिस्तान में से पहले जो अदम एतमाद आया था उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है दो ग्रुप में तकसीम हो गई थी। जी ग्रुप जो है जिंजो ग्रुप का था, एक जिसमें हमारे सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब है, और दूसरा ग्रुप रियाला जो है उनका ग्रुप है। ये दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। वो इसका हिमायत कर लिया है अपोजिशन का। दूसरे ग्रुप की तरफ से अभी तक खामोशी है। जैसे आपने देखा होगा कल जो बंदे बैठे थे उसमें वो बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था जैसे एक मेंबर को जबरदस्ती बिठाया गया। जी तो ये भी पता कसर कुरान। मीर साहब आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, अगर हम कोशिश करें कि मीर असलम रिंद साहब को फिर से कनेक्ट कर सके ताकि उनकी आवाज हम तक साफ मौसूल हो सके, क्योंकि इस वक्त अगर जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है वो बड़ा ही दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक जानिब बलूचिस्तान की बड़ी सियासी कुव्वतें हैं जो कि इस वक्त हुकूमत से नाला नजर आती हैं। बलूचिस्तान में कुछ दिनों से, काफी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद का जो शोर है वो नया नहीं, बलूचिस्तान की अपनी असेंबलियों में भी ये शोर काफी ज्यादा वाज़ेह सुनाई देता रहा। लेकिन हुकूमत के लिए इस वक्त बलूचिस्तान की जो कुव्वतें हैं, बलूचिस्तान की जो सियासी जमातें, उनका हुकूमत से अलहदा हो जाना, ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करा। हुकूमत ने शायद इसी पेश नजर एक बड़ा फैसला किया कि काफ लीग को वजारत आला का मनसब सौंप दिया। मीर साहब मेरे ख्याल से ज्वाइन कर सको। मीर साहब अब आवाज साफ आ रही है? जी अभी आवाज आ रही है। अब बेहतर है, अब बेहतर है मेरे ख्याल से। जी मीर साहब फरमाइए। जी मैंने अर्ज किया कि जैसा आपको मालूम है कि 4-5 महीने पहले बलूचिस्तान हुकूमत का पार्लिमानी लीडर बदल गया था। कदूस बजिंजो साहब वजीर आला बन गए, जाम कमाल अपोजिशन में चले गए, इसलिए कि ये दो ग्रुपों में बलूचिस्तान अवामी पार्टी तकसीम हो चुकी थी। जी अब जब ये कदूस बजिंजो साहब जो है, इनका जो लॉबी है या ग्रुप है वो
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, कदूस बजिंजो साहब, ये वाला ग्रुप है। और एक जो नाराज ग्रुप है साहब का वजीर आला जाम कमाल साहब का ग्रुप है, उसमें जो है ना वो ग्रुप अभी तक खामोश है। अच्छा और मीर साहब एक चीज और भी इसमें बहुत अहम सामने आ रही है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने एक खत दिखाया, उसमें कुछ बैरूनी ताकतों, बैरूनी कुव्वतों की साजिश का भी इशारा दिया गया, किसी तीसरी कुव्वत का भी इशारा दिया गया। इसमें बलूचिस्तान की पार्टियों का सरे फहरिस्त ताकि हुकूमत से अलहदा होना, ये भी कुछ सवालात उठा रहा है। जी मैं आपको बताऊं, जब 1977 से आज तक जो हम हुकूमतों को बदलते हुए देखते हैं, इन सब में बैरूनी ताकतों का तो हाथ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि 77 में जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने भी खत लहराया था कि उनको जमी कार्टर ने आकर बाकायदा जो है ना धमकी दी थी, एंडी कसीम ने, सरवजीर खारजा ने, और उन्होंने जब वो अपनी तकरीर में उनको व्हाइट एलिफेंट का खिताब दिया था, उसके बाद उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी। फिर आप देखें कि कई हुकूमतें बदली, एक रात में यहाँ के लोग वहां जाते थे। 1990 में बलूचिस्तान में हमारे एक कैंडिडेट नवाब जुल्फकार मक्सी साहब आजाद वजीर आला बन गए। इसी तरह आज जो कल जो उनका जो ये सब पीपल ये हो सकता है इन्होंने हिमायत की हो नवाबजादा खालिद मक्सी साहब ने, और यह रिश्तेदार है, जाम फैमिली रिश्तेदार है। नवाब मक्सी की जो घर वाली है वो जाम साहब की जो है ना पुफी लगती है। तो ये सब आपस में बलूचिस्तान में जितने नवाब सरदार है सब आपस में रिश्तेदार है। बिल्कुल सही है। हो सकता है उस फैमिली टर्म की वजह से इन्होंने हिमायत कर दी हो। लेकिन मीर साहब ये तो सूरत हाल होगी बलूचिस्तान की। अब आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कहा जाए सियासी सेक्रीफाइस किया, वजारत आला का मनसब छोड़ के, इसके पीछे तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अब वाज़ेह होती हुई नजर आ रही है आपको? सर गुजारिश ये, जो परसों या 2 दिन पहले वजीर आजम साहब ने जो बातें की और जो लोगों को एक उम्मीद दिलाई कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं असूलों पे खड़ा रहूंगा, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मैसेज दिया कि मैं असूल पर हूँ, ये बेअसूली का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने जो है ना अपने वजीर आजम के ओहदे को बचाने के लिए ये जो यू टर्न लिए है ना, मैं समझता हूँ ये बेहतर नहीं है। अगर वो अपोजिशन में जाते तो उनका कैलिबर बढ़ जाता और अवाम में ज्यादा पजीराई मिलती बनिस्बत। लेकिन मीर साहब इसके एक पहलू ये भी तो है ना कि अगर कुछ साजिशें हो रही हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करना चाहती हैं, तो पीटीआई के जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर कुछ कुर्बानी देके एक बड़े मकसद को हासिल किया जाए तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी तो सर फिर MQM को भी सिंध की गवर्नरी देनी पड़ेगी, बहुत सारे उनके और डिमांड होंगे। एक और हो सकता है MQM एक वजारत और मांग ले और M वजारत मांग ले, जैसे वो हमेशा फिशरीज के जो है ना या जाजरानी के वजीर रह चुके हैं, उनका इंटरेस्ट शायद उसमें हो। ये तो मुल्क, हमारे मुल्क में तो सियासत मुफादात की जंग है, ये अवाम की कोई जंग नहीं है। इस टाइम पर इमरान खान को, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए। ये आधे रास्ते में कुर्सियां खींचना, ये जो रिवायत पाकिस्तान में डल गई है ना, ये बिल्कुल नामुमकिन है, नामुनासिब है। और यही वजूहत है जो हमारे ये मुंतखब नुमाइंदे हर 3 साल के बाद इनका जब जमीर जागता है तो ये अवाम को मैसेज देते हैं। मैं समझता हूँ जमीर जागने की कोई बात नहीं है, ये सब मुफादात की जंग है, सब अपने मुफाद के लिए करते हैं, अवाम का गमख्वार कोई नहीं है। अभी इनको 1 हफ्ता पहले पता चल गया कि पाकिस्तान में महंगाई है या पाकिस्तान में गरीब अवाम पे क्या गुजर रही है। ये सब मुफादात की जंग है, सब इकट्ठे हो गए हैं। अवाम का जो कहते हैं कि वो रहनुमाई करने वाले लीडर है, हमारे यहाँ सियासतदान है, लीडर पर पाकिस्तान में बदकिस्मती से आज तक कोई ना बन सका। अच्छा मीर साहब, आने वाले जनरेशन का सोचे। मीर साहब जरा इस बात के बारे में वजाहत कीजिएगा, क्या बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुकम्मल अराकीन हुकूमत से अलहदा होते हुए नजर आएंगे, या वोटिंग डे के ऊपर कुछ अराकीन हुकूमत के हक में और कुछ हुकूमत के खिलाफ वोट डालते हुए नजर आएंगे? सर फिलहाल तो जो मैडम जुबैदा जलाल है वफाकी वजीर है, एक और रेकी साहब है जो मकुरान डिवीजन से जीते हैं, वो भी कल नजर नहीं आए। 2 महीने तो ये वाज़े तौर पर हुकूमत के साथ है। और तीसरा जो सरदार इसरार तरीन साहब बैठे हुए थे,
जी। उनका भी बॉडी लैंग्वेज ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मजबूरी में बैठे हैं, और कि बकौल एक रावी के उन्होंने कहा कि उनको जबरदस्ती ले जाया गया है कि हमारी इज्जत का सवाल है। और ये रावी कौन सा था? ये हमारे भी सोर्सेज होते हैं ना, इस्लामाबाद से ही कोई मैसेज मिला था कि चलिए हमारे का मामला है, हम इकट्ठे होंगे तो हमें लोग इज्जत मिलेगी। और अमीर साहब एक सवाल और भी उठाया जा रहा है कि शाहजहान बुख्ती का जिस अंदाज से हुकूमत से अलहदा होने का फैसला आया, वो तो वजीर आजम के बड़े खास रहे, बड़े करीब रहे थे, और एक वक्त में हमने देखा कि वजीर आजम ने शाहजहान बुख्ती के साथ काफी सारे मराइल और मामलात के ऊपर बातें भी की थी। तो शाहजहान बुख्ती का अलग होना बलूचिस्तान के लिए और ओवरऑल सियासी मंजरनामे के लिए कितना अहम रहा? सर, हम तो नवाब अकबर खान बुख्ती शहीद को बलूचिस्तान का रहबर मानते थे, बड़ा मानते थे। सारा बलोच कौम, बलूचिस्तानी अवाम, चाहे उसमें बलोच थे, पश्तून थे, पंजाबी, हजारा, सब उसको एक बाकिरदार लीडर मानते थे। इनके जो पोते हैं, इनका अपना मयार है, अपनी सोच है। वो जो है एक असूली शख्स थे। मैं समझता हूँ कि अगर किसी का साथ देना है तो और जुबान देना है तो हमेशा साथ रहना चाहिए। आधे रास्ते में दोस्त को छोड़ना ये मुनासिब नहीं। और अगर मैं इस वक्त सेंट्रल की बात करूं, काफ लीग को तो कायल करने में तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। क्या काफ लीग हुकूमत के मजीद इत्तेहादियों को हुकूमत के साथ लाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है आपको? लग रहा है जो टास्क उनको दिया गया है, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि मैं ये टास्क पूरा करूंगा। अभी चौधरी परवेज इलाही साहब कहां तक कामयाब होते हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो भी एक मंजे हुए सियासतदान है। वो उनके भी लोगों से राब्ते होंगे, पंजाब में भी होगा, पाकिस्तान लेवल पे भी होंगे। कहां तक वो इन साथियों को इकट्ठा करने में, या तो आपको पता है तोड़फोड़ का सियासत है पाकिस्तान में। अगर अपोजिशन वाले इक्तिदार के लोगों को तोड़ सकते हैं तो इक्तिदार वाले भी अपोजिशन के बंदों को जो कुछ और मीर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चौधरी परवेज इलाही के लिए काफ लीग को फिर उसी लेवल पे लाने के लिए इससे सुनहरी मौका उनके लिए भी नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता कि परवेज इलाही साहब और मुस्लिम लीग काफ अपना पूरा जोर लगाएंगे, अपने पूरे ताल्लुकात लगाएंगे कि हुकूमत इस वक्त महफूज रहे, ताकि उनको जो वजारत आला का जो टेन्योर मिल सके वो ज्यादा से ज्यादा होता हुआ नजर आए? सर, इसमें मैंने आपसे कहा कि परवेज इलाही मंजे हुए सियासतदान है, फैमिली वाइज। चौधरी शुजात साहब अगर उनको 1 साल मिल गया तो वो मुस्लिम लीग के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होंगे पंजाब में। चूंकि आपने देखा था जब 5 साल वजीर आला रह चुके हैं, उन्होंने पंजाब को बहुत अच्छी पॉलिसियां दी थी, बहुत अच्छा जो है ना वो तरक्याती काम कराए थे। लाहौर का असल प्लान भी उन्होंने शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं। शहबाज शरीफ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, और उनके जो है ना लाहौर और पंजाब के लिए जो उनके खिदमात है बहुत ही खराज तहसीन है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब को अगर 1 साल मिल गया, आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा, वो मुस्लिम लीग को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। और पीपल पार्टी, बाकी तमाम पार्टियां फायदे में रहेंगी। जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप को होगा। और अगर मैं ये बात गलत नहीं है तो ये भी कुछ हल्कों से बात सामने आ रही है, जो बात आप फरमा भी रहे हैं, कि जो चौधरी परवेज इलाही को ये टास्क भी दिया गया है कि 1 साल के अरसे में मुस्लिम लीग नून को भरपूर तौर पे अगर डेंट कर दिया जाए तो आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की पोजीशन और काफ लीग की पोजीशन दोनों मुस्तहकम होती हुई नजर आ रही है। मैं गलत तो नहीं हूं इस बहवाल से? इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे हमें भी पता चला था कि मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून से ये डिमांड किया था कि हमें कम से कम आइंदा इलेक्शन के लिए 15 सीटें दिए जाए, ताकि हमारे कैंडिडेट और आपके कैंडिडेट जो है ना वहां पे खड़े ना हो। अभी मुस्लिम लीग काफ के पास 5 से या 5 सीटें हैं, 4 या 5 जी, और उन्होंने डिमांड जो किया था वो 15 का किया था। अगर इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गया, परवेज इलाही कामयाब हो गए, 1 साल वजीर आला रहे, ये सब। लेकिन मीर साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त भी कोशिशें जा रही हैं? आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त भी काफी ज्यादा पुरुम्मीद हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं कोशिशें नजर आ रही हैं कि काफ लीग को अपने साथ शामिल कर सकें। आपको लग रहा है कि ऐसे में कुछ मामला तब्दील हो सकते हैं, या काफ लीग का ये फैसला हतमी होता हुआ नजर आएगा? सर, अभी तो देखें जी, काफ लीग का जो फैसला है मैं समझता हूँ ये हतमी है। नवाज शरीफ साहब जो कायद है मुस्लिम लीग नून के, वो कभी
चौधरी बिरादरान को वो इख्तियारात देना नहीं चाहेंगे जिससे जो है उनके पार्टी में आने वाले इंतखाबात मुस्लिम लीग के कायदीन वो इस चीज से बिल्कुल वो खबरदार होंगे कि अगर परवेज इलाही साहब मुस्लिम लीग के वजीर आला बने या अपोजिशन के, दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग ने उनको नुकसान होगा। और आखिरी सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा मीर साहब के ये कहा जा रहा था कि इस ऐलान से कबल तहरीक इंसाफ शदीद दबाव में थी, बल्कि अगर आदाद शुमार की बात की जाए तो यह कहा जाता है कि 70% से 80% अब ऑपोजिशन का पलड़ा भारी नजर आता है। अब इस ऐलान के बाद जो सूरत हाल है वो कैसी नजर आ रही है आपको वोटिंग डे के हवाले से? ये तो सियासत है जी, आखिरी 1 घंटे पहले तक जो है आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। जहां तक फ्लोर क्रॉसिंग की बात है, 63A मैंने भी पढ़ा है, आइन का वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि जो जहां होता है वहां आइन की तशरीह अपनी मर्जी से करता है। बेसिक जो देखा जाए, हम भी वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, फ्लोर क्रॉसिंग का बेसिक मकसद ही यही है कि आप अपने फ्लोर को क्रॉस कर रहे हैं, और क्रॉस जब किया तो आपने पार्लियामेंट्री लीडर के अहकामात को रद्द किया और आप जो है पार्टी पॉलिसियों के खिलाफ गए, लिहाजा आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में स्टैम्प केस है। जज साहिबान हमारे जो मुल्क के मुमताज कानूनदान भी रहे हैं, फिर जज के मुद्दों पर फाइज रहे हैं, असल तशरीह तो वो करेंगे और हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी दलाइल दे रहे हैं। लेकिन अभी देखे क्या फैसला आता है। मुझे यूं लगता है कि ये फ्लोर क्रॉसिंग का जो ये है केस है, ये काफी असरअंदाज होगा अदम इत्मीनान के। मीर साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जो इस वक्त जो अराकीन है जो इस बात का दावा करते हैं कि उनके जमीर जाग गए और वो हुकूमती इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के टिकट होने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट वोट देंगे, अगर इस वक्त अदालतें ये फैसला कर लें, मैं मफरूजे के ऊपर बात कर रहा हूं कि अगर अदालतें ये फैसला कर लें कि इन अराकीन को वोट डालने की तो इजाजत होगी, चाहे वो अपनी पार्टी पॉलिसी से अलग जाके वोट डालें, लेकिन उस वोट के बाद वो ताहियात नाअहल हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि ये जिन लोगों के जमीर जागे हैं वो इसी तरीके से जागे रहेंगे? जी कोई जमीर ममीर नहीं जागे। अभी वक्त मैं आपको किस्सा सुनाता। एक शख्स को एक अफसर ने बोला कसम खाओ कि आप पैसे नहीं खाते। उसने दोबारा खड़े होकर कलमा पढ़ा, बोला मैं इस कलमे की कसम खाता हूं कि मैं पैसे नहीं खाता हूं। तो लोगों ने उसको कहा कि यार सबसे ज्यादा रिश्वतखोर तो तुम हो, फिर तुम झूठी कसम खा रहे हो। उसने बोला, सामने वाले अफसर ने पूछा था कि पैसे कौन तुम पैसे खाते हो? पैसे कौन खाता है? अगर वो बोलता पैसे आपने लिए हैं तो मैं कसम नहीं खाता ना। तो हमारे जो हुक्मरान है या हमारे हाकिम है या हमारे लीडर साहिबान है, ये एक तो कसम खाते हैं कि मैंने पैसे नहीं लिए, बाकी चीजों को भी कसम खाए ना कि हमने ये मराहत या टिकट या इसके भी जो है ना हम कसम खाते हैं कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं की। मेरे ख्याल से मीर साहब आपने तमाम तर गुफ्तगू को एक बड़ी खूबसूरत अंदाज में समेट दिया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो कुछ सूरत हाल हो वो काफी ज्यादा बेहतर, और खासतौर पर पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा बलूचिस्तान, उसके लिए मामला बड़े अहम है, और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मीर असलम रिजवी साहब को अपने साथ वक्तन फवक्तन शामिल करते रहे अपनी गुफ्तगू में। यहां पर एक वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कल जो कुछ हुआ, आज जो कुछ सियासत के मैदान में हो रहा है, हम देख रहे हैं एक जानिब काफ लीग ने कुछ मामलात को तब्दील किया, कुछ टेबल टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। एक वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कमजोर पोजीशन पर नजर आ रही थी, अब काफ लीग के ऐलान के बाद ये पोजीशन तब्दील हुई। बल्कि इसके अलावा यह कहा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद को कमजोर बनाने के लिए एक बड़ा इकदाम किया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर बलूचिस्तान के रहनुमाओं को अपने साथ शामिल करने में वो भी कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सियासी माहौल, ये सियासी खेल किस तरफ बढ़ेगा, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे जनाब जुल्फिकार बदर साहब, जो कि तर्जुमान है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। जी जुल्फिकार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जुल्फिकार साहब, क्या सूरत हाल हो रही है? सियासी मंजरनामा तो हर लम्हे तेजी से बदल रहा है, और इस वक्त काफ लीग के बाद एमक्यूएम के हवाले से भी कुछ सूरत हाल वाजे हो नहीं पा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ऐसा है कि ये सियासत के अंदर सूरत हाल अप एंड डाउन होती रहती है, और
काफ लीग का जो है उनका अपना था, ये रात को आए थे, जरदारी साहब को मुबारक दे के गए कि जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं और सर है। तो अगले दिन सुबह क्या हुआ, इसलिए सियासत के अंदर आप कोई चीज रूल आउट नहीं कर सकते, ये लास्ट मिनट तक चीजें चलती हैं। लेकिन जो बात हम जिस बात पे कॉन्फिडेंट है, हमारी लीडरशिप के ज्वाइंट ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपने नंबर्स पूरे करके बैठे हुए हैं। और जब तक हमने ये सारा मामला चलेगा, उस सब के अंदर असल चीज है कि आपके नंबर पूरे होने चाहिए। जब तक नंबर पूरे रहेंगे तो ये खेल चलता रहेगा। किसी ने कोई, हमारे नंबर्स अभी भी पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी का अगर अपना कोई रवैया चेंज होता है या पॉलिटिकल चीज चेंज होती है, उसमें उनका अपना इंडिपेंडेंट एक अपना डिसीजन है, उसमें हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। अच्छा जुल्फिकार साहब, इसमें जो आपने नंबर्स की बात की, इन नंबर्स में क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नंबर्स को शामिल किया जा रहा है? सर, इन नंबर्स में ना तो हमने काफ लीग के नंबर्स को शामिल किया है और ना MQM के नंबर्स को शामिल किया है। उनके बगैर ही हमारे नंबर्स पूरे हैं। लेकिन जुल्फिकार साहब, एक तरफ आप ऑपोजिशन ये क्लेम करी कि नंबर्स पूरे हैं, दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान, उनकी जमात, उनकी काबीना के अराकीन इस बात का इशारा दे रहे हैं, और ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है कि इस तमाम तर सूरत हाल में बैरूनी कुव्वतें, तीसरी कुव्वतें शामिल हैं। आज भी हमने देखा कि असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी मजीद वजाहत की। ये इस पाकिस्तान की सियासत में ये सूरत हाल नई नहीं है, लेकिन ये डायनेमिक्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए कैसी है? देखिए, ये जो इल्जामात है ना, आप PTI का अगर बैकग्राउंड या हिस्ट्री देख लें कि तमाम के तमाम ये लोग सिर्फ इल्जामात लगाते हैं और ये हर बात करते हैं, उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। इन्होंने जो इल्जाम लगाया कि बैरूनी कुव्वतें हैं या कोई अंदरूनी कुव्वतें हैं या कोई पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, इनको कहें कि सबूत लाएं और बात करें। जब तक ये सबूत के बगैर बात करेंगे, ये सिर्फ लेकिन जुल्फिकार साहब, कथा कलामी की माजरत, वो तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही फरमा रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ ये खत शेयर करने के लिए तैयार हैं। ये बिल्कुल करें ना, हम तो रोक ही नहीं रहे भाई, कि जो भी बैरूनी कुव्वतें हैं या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें ज्वाइंट ऑपोजिशन के लीडरशिप ने भी कह दिया कि अगर ये खत को सामने लाए, पता तो चले पीछे है कौन सी बैरूनी कुव्वत। जब तक हमें पता नहीं होगा तो ये तो उतनी देर तक हवाई बात है। जब ये सब्सटेंशली कोई चीज को सामने लेके आएंगे, कोई सब्सटेंस नजर आएगा उस खत के अंदर, उसका मतन क्या है, उसको पढ़ेंगे, कहां से आया, कौन लोग इन्वॉल्व है, किसको एड्रेस किया, क्या लिखा है, और उसके अंदर धमकी अमेज या उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसे जाहिर होती है, ये तो फिर जाके सारी, ये तो क्या सराई है, क्या सराई पे तो सियासत नहीं होती, ये तो सॉलिड सब्सटेंशियल बात के ऊपर सियासत होती है। लेकिन जुल्फिकार साहब, आपको नहीं लगता कि यहां पे जो सिचुएशन है, अगर हम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुने, उनका बयानिया सुने, तो वो ये बात तो कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लंदन में मुलाकातें हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का इशारा नहीं दिया कि पीपल्स पार्टी के लोग इस मामले में मुलविस हो सकते हैं। बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने नाना के कातलों के साथ मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के लिए तो रूल आउट कर दिया उन्होंने, लेकिन नवाज शरीफ साहब और PMLN के लिए कुछ सख्त अल्फाज इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, PTI की जो लीडरशिप है, इनके कैबिनेट मेंबर्स हैं, इनमें इनकी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इनसे मुल्क ठीक चला नहीं, मईशत को इन्होंने तबाह कर दिया, सियासत को तबाह कर दिया, मुल्क के अंदर महंगाई कर दी। इनकी कोई बात नहीं है, हर चीज पे ये यू टर्न लेते हैं, ना तो इनमें काबिलियत है ना अहलियत है। और ये जो बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर इसको मिले उसको मिले, भाई नवाज शरीफ साहब जिसको मिले आप सबूत लेके आए, उनका अपना राइट है, उसका जवाब वो दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। और जो कातलों की बात करते हैं, ये कैटेगोरिकली हमें बताएं कि किसको इल्जाम ठहरा रहे हैं, ऐसे हवाई बात करते हैं। अब असल बात जो है, सच्ची बात तो ये है कि PTI की लीडरशिप और उनके जो हवारी हैं इमरान खान साहब के, उनके पास अब कोई बात नहीं है। उन्होंने कोई ना कोई शोशा, कोई ना कोई दुकानदारी चलानी है, कोई ना कोई मामला करना है। उनके पास जब कोई चीज नहीं बची तो उन्होंने ये इधर उधर की आके बातें शुरू कर दी। भाई आपने जब बात करनी है, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करें। आप ऐसे हवाई गुफ्तगू करेंगे, उस हवाई गुफ्तगू का नतीजा कोई नहीं है। यू हैव टू बी वेरी सब्सटेंशियल इन ऑर्डर टू
टेक अप द पॉइंट। बट जुल्फिकार साहब अब ये सूरत हाल किस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तो ये करारदाद पेश हो चुकी है, एक जानिब पंजाब में बड़ी तब्दीली ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, तो अब ये क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन ही सारे मामला अब वाजे हो जाएंगे या कुछ इसमें किरदार तब्दील होते हुए मजीद नजर आ रहे हैं? देखिए, इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। जी, जी, इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जब लॉन्ग मार्च नहीं हुई थी तो ये कहते थे लॉन्ग मार्च करो, अगर आप में हिम्मत है हम आपको चैलेंज करते हैं। हमने चेयरमैन बिलावल साहब की क़यादत में कराची से लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुई। जब लॉन्ग मार्च चल पड़ी तो हमने कहा कि हम तरीके में इस्तेमाल लाएंगे, तो इन्होंने देखा लॉन्ग मार्च तो स्टार्ट हो गई है, तो ये कहते थे आप लोगों में हिम्मत है तो तरीके इस्तेमाल लेके आए, ये करें वो करें। जब तरीके इस्तेमाल आ गई तो ये कहते हैं कि जी हम आपके पास नंबर पूरे नहीं है। अब हमने नंबर पूरे कर लिए, भाग तो खान साहब रहे हैं। देखिए ना, असेंबली का इजलास इनको बुलाना चाहिए था, टाइमली बुलाना चाहिए था। आइन और कानून की इन्होंने दचियां उखाड़ के रख दी, आइन शिकनी की। इनको फॉलो करना चाहिए था आइन को, विद इन 14 डेज उसको उस मोशन को फॉरवर्ड करना चाहिए था, वो टाइम ऊपर लेके गए। अब अगर जिस दिन कल ये पास हुआ है असेंबली के अंदर, तो इनको चाहिए था कि उससे अगले दिन या 2 दिन बाद ये करवा लेते, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मजीद इसको लिंगर ऑन करेंगे 7 दिन पे। हम कहते हैं ठीक है भाई, अगर आप में हिम्मत है, आपके नंबर पूरे हैं तो आप करवा लें। लेकिन ये तो भाग रहे हैं, इनका नंबर पूरा नहीं है। ये अब इसको मैक्सिमम जो 7 डेज का टाइम पीरियड है उसको कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आप 7 दिन बाद कर लें। खान साहब को हमने घर भेजना है। तमाम पाकिस्तान की जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं, अपोजिशन की जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि खान साहब को भेजना है और पाकिस्तान को बचाना है। जुल्फिकार साहब, फाइनल कमेंट दे दें कि ये इस वक्त अदालतों में भी एक मामला चला है और सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच इस तमाम सूरत हाल के ऊपर कुछ मामला को भी देखता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है, आपको क्या लग रहा है कि वो कब तक सामने आ सकता है और इसका इस मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर कैसे असरात होंगे? मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रिटेशन, जो इन्होंने रेफरेंस भेजा हुआ है इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 63 जी 63A के ऊपर इसी हफ्ते में फैसला आ जाएगा। मैटर इज सब जुडिस, इसके ऊपर मुझे कमेंट नहीं करना क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन है। ये लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी के मुताबिक। ऐसा नहीं होता। आइन की जो इंटरप्रिटेशन होती है, आप उसको अपनी मर्जी से रीड नहीं कर सकते, आपने वही रीड करनी है जो वह आइन कहता है। तो आप उसकी इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की करना चाहे, ऐसा नहीं होगा। वो जो सुप्रीम कोर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करेगा और वो सबको मंजूर होगी और सारे उसको फॉलो करेंगे। फाइनल कमेंट देते हैं जुल्फिकार साहब, क्या एमकेएम पाकिस्तान से अभी भी राब्ते हो रहे हैं, अभी भी कुछ मामला तय पाए जा रहे हैं? ये एमकेएम पाकिस्तान से मामला अच्छे तरीके से तय हो गए हुए हैं। उनकी जितनी डिमांड थी और जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो उनके साथ वादे पूरे कर लिए गए हुए हैं। अब किस टाइम पे वो चीजें मटेरियलाइज होती हैं वो एक आधे दिन में आपको नजर आ जाएगा। इंशाल्लाह गुड न्यूज आएगी एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जुल्फिकार बदर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। और यकीन तौर पे जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, इस मंजरनामे में जो सूरत हाल है वो पल पल तब्दील हो रही है। यहां पे ये बात कहना जरूरी है कि यहां जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बातें कही जा रही हैं, वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल इसलिए भी होती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहां जो सूरत हाल है कभी भी किसी वक्त भी वाज़ेह नहीं हो पा रही। कभी ये नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो कमजोर पड़ता जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए में वो जान नजर नहीं आती। तो अगले ही लम्हे ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि जब एक रोज तहरीक इंसाफ अपने जलसे का ऐलान करती है और तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा होता है, वो एन उसी लम्हे जनाब शाहजहान बुख्ती साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है जो कि उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ होते हैं और वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हैं। अगली बार जब करारदाद पेश की जा रही होती है असेंबली में, तो उस वक्त एक जानिब मनाजिर होते हैं कौमी असेंबली के, तो दूसरी जानिब जो मनाजिर नजर आते हैं वो परवेज इलाही साहब की रवानगी के मनाजिर होते हैं जो कि बनी गाला की तरफ रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों सिनेरियो में टाइमिंग की बड़ी अहमियत है और टाइमिंग सियासत में हर लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। टाइमिंग का दुरुस्त होना ये बहुत ज्यादा अहम है और यही वजह है कि अब सूरत हाल तब्दील हो रही है। और जहां कुछ रोज कबल ये सूरत हाल इस तरीके से नजर आती थी, जो माहिरीन थे, जो एनालिस्ट थे, वो ये कहते थे कि शायद तहरीक इंसाफ का अब मामला
बस तय हो चला है और हुकूमत अब जाना तय हो पाई है। अब इस इकदाम के बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ वजन अभी भी तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। हालांकि बहुत से जो क्रिटिक्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि अब जो फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से वो उसमें काफी ज्यादा ताखीर हो गई और अब ये फैसला शायद उस अंदाज से असरअंदाज ना हो सके मौजूदा सियासी ढांचे के ऊपर जिस अंदाज से ये फैसला आज से 10 या 15 रोज कबल हो सकता था। ये देखना होगा कि इस वक्त जो काफ लीग की क़यादत है वो क्या करेगी और आखिरी काफ लीग की क़यादत का किस अंदाज से ना सिर्फ वो अब हुकूमत को बल्कि अपनी वजारत आला को बचाने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत पेश होंगे। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।